हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर और आज के वीडियो में हम जो लेसन सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय। ओके, ये बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और इसके ऊपर मूवीज भी बनाई है जो मूवी का नाम ट्रॉय है। अगर आपने देखा है तो वही स्टोरी हम लोग यहाँ पर आज बुक में सीखने जा रहे हैं। और ये जो लेसन है वो क्लास 9 जो कुमार भारती टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये लेसन में है क्या। ओके, द फॉल ऑफ ट्रॉय, वो लेसन के नाम से ही पता चल जाता है कि ट्रॉय एक ऐसा सिटी है और उसका फॉल मतलब वो हार जाता है। ट्रॉय सिटी कैसे हार जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। सो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब ऐसे पार्ट्स में हम लोगों को ये स्टोरी दिखने को मिलेंगे क्योंकि ये लंबा स्टोरी है और वॉर का स्टोरी है जो आपको सुनने को भी बहुत मजा आएगा। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो एपिक्स आर लॉन्ग पोएम दैट रिलेट्स द डीड ऑफ द ग्रेट नेशनल हीरो। ओके, जो नेशनल हीरो होते हैं उनकी एक गाथा जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बारे में स्टोरीज बनाई जाती है और वो भी पोएम फॉर्मेट में लिखा जाता है। वो लॉन्ग पोएम रहता है, ठीक है। और ग्रेट नेशनल वॉर या तो फिर वो वॉर के ऊपर एपिक मूवी बनाया, मूवी बोल रहा हूं मैं, नहीं वो स्टोरीज वो लिखी जाती है, ठीक है। और जो मूवी होता है उसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं एपिक, जहां पर वॉर मूवीज और नेशनल हीरो की मूवीज बनाई जाती है। दे ऑफन टेल अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री, और उसमें हम लोगों को जो राष्ट्र होता है उसकी हिस्ट्री भी पता चलती है। दे मे बी कंपोज्ड और संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स, उसको गाया भी जा सकता है, कंपोज किया जा सकता है, सिर्फ गाया जा सकता है या तो फिर मुख पाठ किया जाता है फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन। कभी कभार उसको पहले गाया जाता है फिर उसके बाद उसको लिखा जाता है। द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर, जो दो फेमस संस्कृत एपिक्स है उसका नाम है द रामायण। हर एक इंडियन ये जानता ही होगा, दो एपिक है जिसका नाम है द रामायण और द महाभारत। एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। अभी जब इंडियन लिटरेचर संस्कृत की बात होती है तो रामायण महाभारत आता है, फिर उसके बाद जो यूरोपियन लिटरेचर की बात आती है तो वहां पर जो दो फेमस एपिक है वो है ग्रीक में है जो कि द इलियड एंड द ओडिसी। ओके, ये दो नाम हम लोगों को याद रखना है। जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू द स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। हम लोग जब ये स्टोरीज में हम लोग जाते हैं, सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज दे गो बैक इन द लिटरेचर ऑफ दे गो बैक टू द इलियड एंड द ओडिसी। ओके, हम लोग बार बार रामायण महाभारत में से बहुत सारी एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ही जो यूरोपियन लिटरेचर है वो लोग भी बहुत सारे एग्जाम्पल इलियड और ओडिसी इसमें से लेते हैं। जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नो द नेम्स ऑफ द स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, हर एक बच्चा जानता है राम और सीता कौन थे, युधिष्ठिर कौन था, अर्जुन कौन था, द्रौपदी कौन था। वैसे ही जो वेस्टर्न कल्चर है, चिल्ड्रन इन द वेस्टर्न कंट्रीज नो द नेम्स ऑफ हेक्टर, हेक्टर का नाम जानते हैं वो लोग, ओडिसस का नाम जानते हैं, फिर अखिलीस का नाम जानते हैं, हेलन ऑफ ट्रॉय, वो सब का नाम वो लोग जानते हैं क्योंकि ये जो दो एपिक है वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट वन, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। ओके, हेलन जिसकी बात करते हैं, बिकॉज ऑफ हुम द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। मतलब ये जो हेलन है वो एक ऐसे कैरेक्टर था जिसकी वजह से ग्रीक लोग जो है वो लोग 10 साल युद्ध लड़े, ठीक है, कंटाल गए थे पर लड़ना पड़ा था, ऐसा हुआ। तो ग्रीक्स और ट्रोजन के बीच में जो युद्ध हुआ था 10 साल तक चला और वही जो वॉर है उसके बारे में हम लोग ये लेसन में सीखने वाले। नोबडी नोज फॉर सर्टेन हु द ऑथर ऑफ दिस अर्ली एपिक्स इज। अभी इसके जो राइटर है वो कौन थे वो अभी तक पता नहीं। इट इज थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप विद अ नेशन इटसेल्फ। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र में ही सब लोग गा रहे थे और सब लोग ने मिलके इस प्रकार की स्टोरी को बनाए हैं। एंड वर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, और फिर वो एक सिंगर से दूसरे सिंगर के पास आती रही स्टोरी till perhaps one great poet gave them their final form। और उसके बाद एक जो पोएट था उनको ये जब स्टोरियां मिलती रही अलग अलग पोएट से तो उन्होंने वो सारी स्टोरी को इकट्ठा करके एक पोएम के फॉर्म में बनाए हैं, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द इलियड एंड ओडिसी वर composed and recited by a blind poet named
होमर। ओके, एक जो ब्लाइंड पोएट था जिसका नाम था होमर, जिसका स्टैच्यू भी आप लोग ने देखा होगा। तो होमर ने ये जो पोएट था, ये जो इलियड एंड ओडिसी, उसको रिटर्न फॉर्म में उन्होंने लिखा था। हु लिव्ड अबाउट 900 BC, मतलब 900 बिफोर क्राइस्ट वो लिखा था। एंड हु वंडर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी टू द विलेज टू अनदर, सिंगिंग हिज पोएम्स टू ऑल हु वर रिसीव हिम इन देयर होम्स एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी। मतलब वो क्या करता था, गांव में जाता था, सिटी में जाता था, ग्रीस में अलग अलग शहर में, और हर एक घर में जाके ये पोएम वो गाता रहता था, जो लोग उनको वेलकम करते थे, उनको हॉस्पिटैलिटी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वंडर सिंगर हैज बीन, ये भटकता हुआ, वंडरिंग मतलब ये भटकता हुआ जो सिंगर है, ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप। ओके, पूरे यूरोप में उनको ये रिस्पेक्ट दिया गया था एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, जिनको यूरोपियन पोएट्री के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम। ओके, इलियम और ट्रॉय, ट्रॉय का ये स्टोरी है। अ रिच ट्रेडिंग सिटी, और ट्रॉय क्या है, एक ऐसी सिटी है जो एशिया माइनर में है, और वो बहुत ही अमीर एक शहर है, नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम एजियन टू द ब्लैक सी। ओके, एक नैरो सी है जो एजियन और ब्लैक सी की ओर जाता है, वहां पर ये सिटी बसा हुआ है। इट वॉज वेल सिचुएटेड, वो ऐसी एक जगह पर सिचुएटेड था, बहुत ही अच्छा था बिजनेस के लिए, फॉर बोथ कॉमर्स, मतलब वो बिजनेस के लिए अच्छा था, एंड फॉर एग्रीकल्चर, और वहां पर खेती जो होती है, खेती बाड़ी, वो भी बहुत अच्छी हो रही थी। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय। ओके, अभी जो ट्रॉय शहर था, उनके जो जहाज थे वो वही समुद्र के अंदर बिजनेस वगैरह करते थे। नेक्स्ट वन, कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, जो कि गुड्स और सामान और जो अनाज है वो कैरी करके वो लेकर जाते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंटेन, और उसके पीछे था एक बड़ा सा माउंटेन जिसका नाम था इडा। इदा वो माउंटेन का नाम था। फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम, जहां से बहुत सारी नदियां और झरने वहां से बहकर आ रहे थे। द वैली अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, जो वैली थी, जो खाई थी, वहां पर बहुत अच्छा सा पानी भी आता था, और वो जगह जो थी ना वो फलद्रुप थी, फर्टाइल मतलब वहां पर बहुत अच्छा खेती होता था। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल लैंड्स, वहां पर बहुत अच्छा मक्के की खेती होती थी, फर्टाइल फील्ड, एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास, जो कैटल्स थे, मतलब जो गाय भैंस भेड़ बकरियां होती है, उन लोगों के लिए ग्रास भी बहुत अच्छा वहां पर मिल जाता था। ऑफ द मेडोज, मेडोज मतलब ग्रास, वाइल शिप्स फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, जो शिप्स जो होती है, जो भेड़े बकरियां होती है, वो हिल्स के जो स्लोप रहते हैं, जो चढ़ान और उतार रहता है, वहां पर वो घास चरने के लिए जाते थे। नेक्स्ट, राउंड देयर सिटी, अब ये सिटी के आजू बाजू में क्या था, द ट्रोजन्स, ट्रोजन्स कौन थे, जो उनके जो सोल्जर्स रहते, ट्रॉय सिटी के जो सोल्जर्स रहते, उनको ट्रोजन बोलते थे। हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी, अभी समुद्र से कोई उनके ऊपर अटैक ना करे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा एक वॉल, दीवार वहां पर बना दी थी। द वॉल वॉज सो ब्रॉड, वो इतनी चौड़ी थी, दैट पीपल कुड नॉट स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। ओके, वो वहां पर देख भी नहीं सकते थे, वो चल भी नहीं सकते थे, वो बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी दीवार बनाई थी, मतलब एक प्रोटेक्ट, सिटी को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज। ओके, और ये जो एक दरवाजा था सिटी का, जो दीवार के आजू बाजू में, और वो खुला रखते थे ताकि लोग वहां से समुद्र किनारे जाते थे, वो लोग वापस आते थे, जब भी उनको पसंद होता था, अभी उनकी इच्छा से वो लोग जाते थे, उनकी इच्छा से वापस आते। बट इन टाइम ऑफ वॉर, जब वॉर चालू होता था, द गेट्स वुड बी क्लोज, तो वो टाइम पे वो जो गेट होता था वो बंद कर दिया जाता था। एंड द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब बहुत बड़ा एक किला, स्ट्रॉन्ग किला, एक ऐसा किला बनाया हुआ था जहां पर वो सिटी प्रोटेक्ट था। क्वाइट सेफ, बहुत प्रोटेक्ट था। फ्रॉम ऑल अटैक, कोई भी अटैक होता है पर वो प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। ओके, तो आजू बाजू में वॉल, पीछे माउंटेन, तो उसकी वजह से पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट था। नेक्स्ट, तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन जो ट्रॉय सिटी का है, और वो जो वॉल जो उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, इसकी वजह से क्या था, ट्रॉय बन गया था एकदम स्ट्रॉन्ग शहर। स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स, उनकी दीवार से वो प्रोटेक्टेड था, एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड, उसको डिफेंड प्रोटेक्ट किया जाता था बाय इट्स ब्रेव सोल्जर, उनके जो सोल्जर थे वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट,
बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस had declared war against the Trojan. पर जितने भी जो राजा थे जो ग्रीस में थे वो सारे लोगों ने ट्रोजन के सामने, ट्रॉय सिटी के सामने वॉर डिक्लेयर कर दिया था. बिकॉज क्या हुआ था, पेरिस कौन था, एक नाम है, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय. वो ट्रॉय सिटी का जो राजा था उसका नाम था पेरिस था. हैड परसुएडेड हेलन, और उन्होंने हेलन को चेस किया था, हेलन के वो पीछे पड़ गया था. वो कौन थी, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनेलियस. ओके, मेनेलियस का जो वाइफ थी वो उनको उन्होंने ले लिया था, मतलब उसके साथ वो भाग गया था. टू एलोप मतलब भाग जाना. फिर क्या हुआ था, ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, और वो जो हेलन है उसको जो पेरिस है वो उनको ट्रॉय में लेकर आ गया था. द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, और उसकी वजह से जो ग्रीक लोग थे उन लोगों को क्या लेना था, रिवेंज लेना था, उसका बदला लेना था. ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मिनिलियस के साथ जो गलत हुआ उसका बदला सबको जो ग्रीक के जो राजा था उनको लेना था. किसके साथ, ट्रॉय के साथ. दे सेल टू ट्रॉय, और वो सारे जहाज में बैठकर ट्रॉय गए. एंड लेड सीज द टू द सिटी. ओके, उन्होंने सिटी के ऊपर कब्जा करने के लिए प्रयत्न किया. पर क्या हुआ, द ट्रोजन टू फॉट हार्ड एंड सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. ये लोग भी लड़ते रहे और 10 साल तक उनका कड़ी तरह से वो मुकाबला करते रहे, मतलब 10 साल तक युद्ध होता रहा. नेक्स्ट, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली. अभी जो लड़ाई थी वो हर रोज चल रही थी. बट द सीज डिड नॉट एंडेड. सीज मतलब कब्जा कर देना, एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना नहीं हुआ था. ठीक है, पर फाइटिंग चल रही थी. ऑन द वन हैंड, एक साइड पे देखे तो ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी. ग्रीक लोग जो थे वो सिटी के ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहे थे. एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पे ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. अभी वो लोग कहां पर थे, देखो जो ग्रीक लोग थे वो समुद्र किनारे आ गए थे और ये लोग सिटी के अंदर बंद हो गए थे. तो जो समुद्र किनारे में जो सैनिक थे ग्रीक लोग, वो ट्रॉय के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दीवार बड़ी थी, और ये लोग जो थे उन लोगों को भी हटा नहीं पा रहे थे ताकि उनका बिजनेस वगैरह कंटिन्यू हो पाए. ऐसी परिस्थिति, और वो भी 10 साल तक ऐसी सिचुएशन चली. एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ दैट गेट्स. ट्रोजन्स जो वॉर करने वाले थे वो गेट में से बाहर आते थे. एंड द ग्रीक्स केम आउट टू देयर टेंट्स, और ग्रीक लोग भी टेंट में से बाहर आते थे. एंड देयर शिप एंड फाइटिंग वेंट ऑन, और वो लोग लड़ते रहते थे. समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स, कभी कभार बड़ी लड़ाई भी हो जाती थी बिटवीन द टू आर्मीज, दोनों आर्मी के बीच में. समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट बिटवीन द टू ग्रेट हीरोज. ओके, कभी कभार वो पूरे के पूरे आर्मी आमने सामने आ जाते, उसमें से एक ये बंदा इधर से आता था, एक बंदा इधर से आता था, सिर्फ 2 लोग ही लड़ते थे, फिर देखते थे कौन जीता है. समटाइम्स द ट्रोजन हैड द बेटर ऑफ इट, कभी कभार ट्रोजन लोग जीतते थे वो छोटी छोटी लड़ाई है. एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, और कभी कभार ग्रीक लोग जो थे वो लोग जीत जाते थे. बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, पर वो जो युद्ध था वो चलता रहता था. नेक्स्ट, ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ वॉर. ओके, अब ये जो युद्ध चल रहा था, युद्ध का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें बहुत सारे जो ग्रेट हीरोज थे वो लोग भी मारे गए थे. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, 9 साल उन्होंने युद्ध लड़ते रहे. द ब्रेव हेक्टर नाम का जो एक सोल्जर था was at last killed by एकिलीस ने उनको मार दिया था 9 साल लड़ाई करने के बाद. ओके, ग्रेट हीरो था. whom none could resist, जिसको कोई भी नहीं हरा सकता, एकिलीस को कोई भी नहीं हरा सकता. but Achilles himself was killed later on by a poison arrow that entered his heel. ओके, पर वो भी मारा गया था. कैसे मारा गया था, क्योंकि उसको एक पॉइजन एरो, एक जो तीर था उसके पैर में आ गया था जिसके अंदर पॉइजन था. ठीक है, और उनकी हील में, पैर के अंदर वो चुभ गया था. और वो याद रखिए, द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड, मतलब पूरा बॉडी उन्होंने इतना प्रोटेक्ट करके रखा था जहां पर कहीं पर भी उसको मार नहीं सकते थे, सिर्फ एक ही जगह पर उसको मार सकते थे, वो थी उनकी हील. ओके, वहां पर उसको वो बाण लगा और वो मर गया था. स्टिल लेटर, फिर उसके बाद क्या हुआ, पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड. पेरिस मतलब वो बंदा जिसकी वजह से लड़ाई चल रही थी, जिन्होंने हेलन को लेकर आ गया था, वो भी उसके अंदर मारा गया था. ऑल्सो बाय अ पॉइजन एरो, और वो भी मारा गया था एक पॉइजन एरो जो आया था उसकी वजह से. द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट ऑफ देयर सिटी. अभी जो ट्रोजन्स थे, मतलब ट्रॉय के जो सोल्जर थे,
वो लोग थक गए थे। क्यों? क्योंकि सिटी के अंदर उन लोगों को 10 साल तक बंद करके रखा था, ना बिजनेस चल रहा था, ना खाना पीना, सबके प्रॉब्लम चालू हो गए। एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम, और जो ग्रीक्स लोग थे वो लोग भी थक गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भी उनके घर पे जाना था। 10 साल तक समुद्र में और टेंट में वो लोग रहते थे, जहां पर कुछ भी मतलब खाने पीने का भी प्रॉब्लम उनको भी हो रहा था। नेक्स्ट, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, पर ऐसा होने के बावजूद भी जो युद्ध था वो चलता रहा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ जो ग्रेट हीरोज है, जो ट्रोजन्स है, ओके, और जो ग्रीक है। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये जो ट्रोजन लोग जो रहते हैं ना ट्रॉय के, उन लोगों का है, और ये जो है ना वो ग्रीक सोल्जर के फोटोज तुम यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार का बैकग्राउंड है, मतलब युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध चालू हो गया है। पेरिस हेलन को उठा के लेकर आए, इसलिए ग्रीक के सारे राजा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। 10 साल तक ये युद्ध चलता रहता है। फिर आगे क्या होता है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।